नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम का जो है ये घटना चक्र का तो सीरीज है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसे कवर कीजिए। विश्वास मानिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है और इससे क्वेश्चन जो भी इसमें दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आपके पेपर में आएंगे। साथ ही साथ आप लोगों एक बार हमारा चैनल पर विजिट कीजिए। इसमें जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस हो गया आपका, फिर यूथ कंपटीशन के हो गए, सारी की सारी बुक कवर करवाए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सभी के सभी यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आपका घटना चक्र का हो चुका है, प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरे सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया सामान्य हिंदी से है आपका, वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतिशितियों को भेजा जाता है, यानी जो है कार्यालय पे जो है कार्यालय द्वारा किसी को ज्ञापन एक या कई लोगों को भेजा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे जो है अधिसूचना बोलते हैं। माफ कीजिएगा, क्या बोलते हैं उसे? कार्यालय से भेजा जाता है तो उसे परिपत्र बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? ठीक है, तो आदिकाल के तो वीरगाथा काल भी आदिकाल को कहा जाता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है ना, बीज वपन काल कहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हस्ताक्षर जो है वह आपका हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है ना, बहुवचन में। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जनता हमेशा एक वचन होती है। ऐसा ना कीजिएगा कि जनता बहुत सारे हैं तो वहां पर हम बहुवचन लगा दें, नहीं, जनता हमेशा एक वचन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, मध्य स्वर होता है। जीव के आधार पर 3 ही होते हैं, लेकिन विवृत स्वर इसमें नहीं आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गलत की बात की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंख जो है वो आपका गलत लिखा गया है। ठीक है ना, अच्छी होता है, अच्छी। ठीक है ना, पांचवा बांस, गांधी, ये सब सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध बताना, इसमें भी अशुद्ध ही बताना है। सही जवाब हो जाएगा व्यंग। ठीक है ना, व्यंग जो है यह आपका अशुद्ध है। अशुद्ध की बात की रहा है। महीना सही है, पूजनीय इसी तरह लिखा जाता है, तो ये सब सही है, लेकिन व्यंग जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वार्थ में आपका दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दीर्घ संधि। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, पौधन अन होता है पावन। ठीक है ना, पौधन अन। किस संधि का उदाहरण आप लोग कमेंट जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द कौन सा समास होगा, यानी आजीवन में कौन सा समास होगा? देखिए इस तरह से पूरा पैराग्राफ देगा और एक शब्द पे जो है अंडरलाइन करेगा, पूछेगा, इसमें उसका अर्थ पूछेगा, समास पूछेगा, विलोम पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, आपको जो है घुमाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो इसमें आजीवन में पूछा है कौन सा समास होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, अव्ययी भाव समास है। आजीवन अव्ययी भाव समास। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है?
तो कर्मधारय समास के उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें जो नील गगन है वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण, यानी नीला है जो गगन, ठीक है, नील गगन कर्मधारय समास। अगला है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सम उपसर्ग की बात कर रही है, तो जवाब हो जाएगा आपका आधम है ना, तो हो जाएगा सम्मुख। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का सम्मुख। अगला क्वेश्चन है परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। 13वां क्वेश्चन है। तो परा उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है उल्टा। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा क्या, उल्टा। अगला क्वेश्चन है कृदंत शब्द, यानी कृदंत तदित। देखिए प्रत्यय आप दो प्रकार के पढ़े हैं, तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय की बात कर रहा है, इसमें कौन सा है जो कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाड़ी जो है वह आपका कृदंत प्रत्यय का या कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा होगा। अभी आपका क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो आंख का तत्सम आपका अच ही होता है, ठीक है ना। और बिलो या इसकी पर्यायवाची की बात करें तो आंख, अच, नयन, नेत्र, लोचन, ये सब जो है आंख के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो विसर्ग की अगर बात करें तो इसमें जो है तद्भव शब्द होते हैं जो उसमें विसर्ग नहीं लगा होता है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं चौथा का तत्सम क्या होगा। चौथा की बात कर रही है तो चौथा का तत्सम आपका चतुर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। धूम्रवत पूछा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धुआं। धुआं एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आपका धूम्र होता है। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। सही जवाब हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा करते हैं अच्छे से दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए स्वतंत्रता के नीचे जो है रेखांकित किया गया है और इसका जो है संज्ञा बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है स्वतंत्रता आपका एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, आप जो है वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्रिया चुनिए, इसमें आपको क्रिया बतानी है। शब्द क्या है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा लिखती है। तो इसमें क्रिया बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखती है। देखिए लिखती नहीं सीखती है, तो सीखना जो है एक क्रिया होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आहा जो है सही जवाब हो जाएगा एक अव्यय है, उल्लास का जो है प्रदर्शन कर रहा है ना, तो एक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। ठीक है ना, गई लिखा है लेकिन गई असली शब्द है। सीता सखियों सहित, सखियों सहित के नीचे अंडरलाइन किया है। पूछा गया है वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, ये आपका संबंध बोधक है। ठीक है ना, संबंध बोधक है। सखियों सहित, सहित जो है संबंध दर्शाता है ना सखियों के साथ, तो सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक की बात कर रही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सेना का पर्यायवाची है अनीक। ऑप्शन बी से होगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव तो मनोज होता है, मंदर्प होता है, ये सब जो है कामदेव की पर्यायवाची होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंदर्प होता है ये सब, मनोज मदन होता है, ये सभी की सभी कामदेव की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है अग्रज का विलोम क्या है। तो अग्रज मतलब जो है
इसका विलोम की बात करें तो अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, तो अनुज हो जाएगा अग्रज का विलोम। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दीर्घ आयु का विलोम क्या होगा। दीर्घ आयु यानी लंबी आयु जीने वाला, और उसका विलोम की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका अल्प आयु यानी कम समय जीवित रहने वाला, अल्प आयु। ऑप्शन यहाँ से बी से बी। देखिए अगर आप शब्द का अर्थ जानते हैं तो आपको जो है विलोम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, इस वर्ष हिंदी साहित्य की, उसके बाद खाली स्थान दिया है, कुछ अवरुद्ध रही स्थान भरने के उपयुक्त शब्द चुनिए। खाली स्थान में क्या भरेगा, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी प्रगति। प्रगति इसका सही स्थान बनेगा। तब क्या शब्द बन जाएगा, शब्द बनेगा इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, यानी हिंदी साहित्य प्रगति पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का राम राज्य, देखिएगा हाँ, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है। खाली स्थान है, क्या नहीं हुआ, आकार नहीं हुआ है, साकार नहीं हुआ है, निराकार नहीं हुआ है, या स्वीकार नहीं हुआ है। सही जवाब होता है ऑप्शन सी साकार नहीं हुआ है। तभी तो आखिरी शब्द बनेगा, बनेगा क्या, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक शब्द असाध्य होता है। कहते हैं ना शब्द असाध्य रोग, तो जिसका उपचार न हो सके असाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं क्या, जिज्ञासु। ठीक है ना, जिज्ञासु कहते हैं उसे। और यहाँ कुलीन दिया है, तो कुलीन मतलब होता है उच्च कुल में पैदा होने वाला, और किसी से आशा करने वाला, रखने वाला आशातीत होता है। इस तरह से चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अगले पेज को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन आपका अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी अंधेर नगरी मतलब होता है अन्याय की जगह, जहां पर बहुत ज्यादा अन्याय होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए मुहावरा आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मुहावरा जो है कठिन कठिन आप लोग देख लीजिएगा। सही जवाब बनता है ऑप्शन सी घबरा जाना। चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अंधों में काना राजा की अगर बात करें, सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है ना, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सलमा घर जाती है, इसमें देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य की बात कर रहा है। तीनों वाक्य होते हैं वाक्य के प्रकार, इसी में से आपको बताना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है ना, दो सरल वाक्य को जोड़कर जो है एक संयुक्त वाक्य बनता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तुम अपना काम करो। ठीक है ना, तुम अपना काम करो जो है इसमें से सही वाक्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा रूप है। तो राम आम खाता की अगर बात करें तो इसमें जो है कृतवाच्य है। ठीक है ना, कृतवाच्य जिसमें कर्ता का प्रभाव जो है क्रिया पे पड़ता है वो आपका कृतवाच्य होता है, और कर्म पे पड़ता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है ना, कारक पूछा है, तो इसमें जो है आपका कर्ता कारक है। ठीक है ना, उसने टेढ़ी चाल चली कर्ता कारक है, क्योंकि ने है ना, आपको पता है जो है
इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा अपादान, जहाँ अलग होने की स्थिति आती है इसमें अपादान होता है, इस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं कारक चिन्ह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? देखिए बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है ना, देखिए यहाँ पर अलग होने की स्थिति पैदा हो रही है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। ठीक है ना, अलग होने की स्थिति जहाँ पैदा होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब अपादान जो है कारक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? ठीक है ना, सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है भेड़ा। भेड़ा, ठीक है ना, इसमें प्रत्यय जो है, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बन जाता है? देखिए इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो भेड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखे आपके। हाँ ठीक है ना, अब देखिएगा, दिया है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ख्याति स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ख्याति। देखिए पर्वत बड़ा होता है, मोती, मोती की माला, देखिए मोती दिया गया, लगेगा आपका स्त्रीलिंग है। देखिए 43 नंबर देखिए मोती, लेकिन मोती जो है स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया है, सही जवाब हो जाएगा आम खा लिया, इसका मतलब अभी अभी खाया है तो यह तुरंत खत्म हो गया, तो आ जाता है यहाँ पर भूतकाल। ठीक है ना, भूतकाल सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा वह नटखट बालक। नटखट बालक जो है बालक का गुण बता रहा है ना, नटखट, नटखट शब्द क्या है? ये आपका गुण बता रहा है, किसके? बालक का। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ से ई से हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। दिया है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपके द्वारका जो है वो आपका शुद्ध है। ठीक है ना, द्वारका आपका शुद्ध है। लोग बोलते हैं सामान्य बोलचाल में द्वारिका, लेकिन वह अशुद्ध है, द्वारका शुद्ध है। पूज्यानीय दिया है लेकिन पूजनीय होता है। अहिल्या है, लेकिन अहिल्या देखिए इसमें दिया है, लेकिन वह अहिल्या नहीं अहल्या होती है, अहल्या। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी आता है यहाँ पर, वैदिक संस्कृति। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत। उसके बाद आपका प्राकृतिक आई, उसके बाद पाली आई, तब अपभ्रंश से आया, और हिंदी का जो है हिंदी की जननी के रूप में अपभ्रंश को देखा जाता है, लेकिन आर्य जननी की बात करें तो संस्कृत देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है, अपभ्रंश भी प्राचीन भाषा है, प्राकृतिक भी है, और संस्कृत तो हिंदी की आदि जननी है ही है, लेकिन पंजाबी जो है वह आपकी एक प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बात करें तो हिंदी में इसे जो है क्या बोला जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी, क्या बोला जाता है? प्रशासनिक नियंत्रण बोला जाता है। ठीक है ना, प्रशासनिक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या न में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या वाक्य शुरू करते हैं? तो उसमें वाक्य शुरू किससे करते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका एक्जुलेटरी वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन जो है हिंदी के खत्म होते हैं। रीजनिंग हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। रीजनिंग का जो है हम पीडीएफ आपको देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ से हम लोग जो है आपका शुरू कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, 100 लाइक इस पर टारगेट रखते हैं, और सब्सक्राइब भी आप लोग चैनल को जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसी सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें जो है क्या क्या रहता है? गाय का दूध रहता है, गाय का गोबर रहता है, और गाय का घी रहता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरणों को क्या कहा जाता है?
तो वेदों का जो गद्य संकलन है इसे जो है ब्राह्मण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा ब्राह्मण। अब वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो यह जो है पृथ्वीराज तृतीय से जो तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो है पराजित हुआ था। बाद में जो है इसके द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को इसने हरा दिया था। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है जिन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन यहाँ से डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्या है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यह जो है लौह और रक्त की नीति बलबन द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो यह जो है आपका 1612 में पराजित किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी से हो जाएगा, 1612 में। अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष में शुरू किया था? कौन से वर्ष में शुरू किया था? सही जवाब ऑप्शन ए, 1616 में पहली जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आप लोग। यह है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो यह जो है आपका मैसूर के पास स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी से हो जाएगा, मैसूर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये देखिए मौलिक अधिकारों की बात यहाँ की जा रही है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है, इसमें जो है कानून के समान सबको समान माना गया है, अनुच्छेद 14। यहाँ अनुच्छेद 17 दिया गया तो इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ किया था? तो उपाधियां जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? सही जवाब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है उपाधियों का वर्णन किया गया है, और इसी की अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उपाधियों का त्याग भी है, मतलब आप किसी विदेश से कोई भी उपाधि बिना भारत सरकार की आज्ञा के बिना ले नहीं सकते हैं, इसका भी बात इसी में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल जो है संविधान संशोधन की बात कर नहीं, आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 जो है मानव की खरीदारी पर रोक लगा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो कौन से जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? सही जवाब है पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। इसे मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, पाक जल संधि। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको पता है भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? तो कर्क रेखा के पास सबसे नजदीक में शहर की बात करें तो वह है आपका त्रिपुरा। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, क्या? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा आपका स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा 52वीं समानांतर दक्षिण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, जरूर आपको लाइक करना है। अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी इस देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1962 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? तो यह जो है एमएसपी जो पहली बार, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, धान की फसल के लिए घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा 1965 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाते हैं, यानी फसल के साथ साथ पशुपालन करना आपका मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल मंडी जो है इसमें से दोषों में से नहीं है। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं की बात कर रही है, तो इसमें जो है आपका सीतापुर जो है वह नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पीलीभीत है वो भी सटा हुआ है, श्रीवस्ती है और महाराजगंज है, तीनों जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। दिया है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश में के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है? यानी नदियों के किनारे उपस्थित शहर है और दिया गया है इसमें से कौन सा मेल खाता है, ठीक है ना। तो जो है गंगा नदी जो है यह आपका बिठूर से होकर गुजरती है। राप्ती नदी की अगर बात करें तो यह आपके गोरखपुर से गुजरती है, हमारे गोरखपुर से बगल में राप्ती नदी जाती है, बीच से ही जाती है। गोमती की अगर बात करें तो यह है आपका प्रतापगढ़ से होकर गुजरती है। और सई नदी देखें तो यह आपकी जौनपुर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो आपका संत रविदास नगर है, ठीक है ना। इसे पहले भदोही के नाम से जानते थे, ठीक है ना, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो आपका अलीगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा नहीं बनाता है। देखिए उत्तर प्रदेश से सटे जिले, उत्तर प्रदेश से सटे देश, इस सब के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बाकी इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, इटावा है, सभी के सभी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल आपका सामान्य सा क्वेश्चन है, गन्ना है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, गन्ना। व्यावसायिक फसल की बात कर रहा है, नगदी फसल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका हो जाएगा आलमबाग में, ठीक है ना, आलमबाग में स्थित है, लखनऊ की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह बना था आपका 1994 में, यानी 1994 में यह बन के तैयार हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो इसकी 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ये तीनों होती हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 129 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। दिया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, POP3 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिय परिणाम स्वरूप 101011 देगी। इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली में। देखिए द्विधारी संख्या की अगर बात करें तो इसमें दो ही अंक प्रयोग में लाया जाता है, एक तो 0 होता है, एक तो 1 होता है, इसी दो में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए मैथ में आपको भी ये पढ़ाया जाता है, द्विधारी पद्धति मैथ में पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कौन कौन सा अंक है, तो वही दिया गया है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 110101 माइनस 1010। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिय यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्या होगा 100101 प्लस 10101, ठीक है ना, इसे इसी तरह बोला भी जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास द्वितीय लीवर का उदाहरण है, ठीक है ना। आप लोगों ने फर्स्ट मशीन की बात करें, प्राथमिक मशीन, द्वितीयक मशीन, तृतीयक मशीन पढ़े होंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, व्हील बैरो जो है, व्हील बैरो। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या धातु है। सिलिकॉन क्या है तो आपको पता है, सही जवाब आपका सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या है, उपधातु है। 136 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं किसका उपयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के द्वारा जो है उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है धातु की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जिगर जो है वह आंतरिक अंग की बात करें तो यही सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मनुष्य मस्तिष्क को अवयवों का आदान प्रदान करता है। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरुदंड होता है, ठीक है, मेरुदंड यही जो रीढ़ की हड्डी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह आपका हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करता है। अगले पेज पर आते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला में आयोजित हुआ। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को जो है 7वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। सही जवाब होता है क्या ऑप्शन नंबर ए, 161 सदस्यों ने इसके पक्ष में जो है मतदान किया था। अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है आपका एक तो हो जाता है आपका अहमदाबाद और दूसरा हो जाता है केरल, दोनों को जो है 50 सूची में मिला था जगह। अगला क्वेश्चन अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 का 9वां सीजन की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है। तो इसमें जो है आपका सबसे महंगे खिलाड़ी है आपका पवन सहरावत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या, पवन सहरावत।
अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो यह हुई है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, नल्लाथबी क्लाइस-सेल्वी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान जो है मिला है डॉक्टर असगर वजाहत जी को मिला है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, डॉक्टर असगर वजाहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को और अधिक पारदर्शिता और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो यह समिति बनी है जो आपकी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही होता है, 148 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, रेचल कार्सन, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, रेचल कार्सन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है? सही जवाब बनता है आपका सभी के लिए हानिकारक, यानी संतुलित विकास के लिए भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए तो है ही, जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है, बहुत ही हानिकारक है, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने जो है 2 प्रैक्टिस सेट आपका कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीसरा देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अगर कोई भी डिमांड है किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट का तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए, वो भी आपके लिए लाया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।